हाय दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एक नई सीरीज बायोग्राफिक्स की शुरुआत कर रहा हूँ। ये सीरीज ब्रेकिंग मिथ के साथ साथ चलेगी। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम दुनिया के किसी मशहूर व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे। ये सीरीज का पहला एपिसोड है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज जो जुलाई का महीना चल रहा है, इस महीने को जुलाई नाम क्यों दिया गया है? ये नाम इस महीने को इतिहास के एक मशहूर व्यक्ति जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। माना जाता है जूलियस सीजर का जन्म 100 BC में रोम में हुआ था। हालांकि उस समय में इस महीने को जुलाई नहीं क्विंटलस कहा जाता था। बाद में इस महीने का नाम जूलियस सीजर के सम्मान में जुलाई रखा गया। जूलियस सीजर का जन्म एक ऊंचे खानदान में हुआ था। जूलियस सीजर बचपन से ही एम्बिशियस और इंटेलिजेंट था। जूलियस सीजर ने आगे चलकर रोमन इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। आज भी दुनिया में जूलियस सीजर को प्राचीन दुनिया का सबसे महान मिलिट्री जनरल माना जाता है। जूलियस सीजर जब 16 साल का था तो उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है। फिर उसके परवरिश की जिम्मेदारी उसके अंकल गायस मारियस के जिम्मे आ गई। गायस रोमन सेना का एक मशहूर कमांडर था। उस जमाने में रोम रिपब्लिक हुआ करता था। रिपब्लिक का मतलब होता है वो राज्य जिसका हेड इलेक्टेड पर्सन होता है। मतलब कि रोम के ऊपर उस समय पे किसी राजा का रूल नहीं हुआ करता था। रोम के ऊपर सीनेट, जो कि रोम की संसद हुआ करती थी, उसका शासन चलता था। सीनेट में सीनेटर्स इलेक्ट करके भेजे जाते थे और उन सब का हेड एक काउंसिल हुआ करता था। सीनेटर्स आज के एमपीज की तरह माने जा सकते हैं और काउंसिल्स को आप आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह मान सकते हो। हालांकि ये सीनेटर्स और काउंसिल सिर्फ ऊंचे खानदानों से ही चुने जाते थे और काउंसिल का रूल सिर्फ 1 साल का ही होता था। उस जमाने में रोम में मिलिट्री फंक्शंस और सिविल फंक्शंस अलग नहीं हुआ करते थे। मिलिट्री कमांडर्स पॉलिटिक्स भी किया करते थे। जूलियस सीजर ने अपने अंकल गायस मारियस के प्रभाव में मिलिट्री स्ट्रेटजीज और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। हालांकि 82 BC में उसके अंकल गायस मारियस और लूसियस कॉर्नेलियस सुला के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जूलियस सीजर को रोम छोड़ना पड़ता है। लेकिन जूलियस सीजर की किस्मत बदली और 4 साल बाद जब सुला की मौत हो जाती है तो जूलियस सीजर रोम वापस लौट आता है। जूलियस सीजर धीरे धीरे रोमन पॉलिटिक्स में अपना कद ऊंचा करता है। जूलियस सीजर एक काबिल पॉलिटिशियन और मिलिट्री कमांडर के तौर पर रोमन पॉलिटिक्स में ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है। वो कई पॉलिटिकल पोजीशंस पर बैठता है, कई मिलिट्री पोजीशंस भी संभालता है और बहुत सारी दौलत और नाम कमाता है। जूलियस सीजर की जवानी के दिनों का एक मशहूर किस्सा है। उस किस्से से आप जूलियस सीजर की शख्सियत को ठीक से समझ पाओगे। हुआ कुछ ऐसा कि जूलियस सीजर जब 25 साल की उम्र का था तो वो रोम से रोड्स के लिए समुद्री सफर पर निकल पड़ता है। रोड्स ग्रीस के पास का एक आइलैंड था। वो वहां भाषण देने की कला सीखने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में जब वो मेडिटेरेनियन सी पार कर रहा था तो उसको समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया। हालांकि जूलियस सीजर उन लुटेरों के लिए एक आफत बन गया। जब तक वो उनका बंधक रहा तब तक उनकी नाक में दम करता रहा। वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता था और उल्टा उन पर हुक्म चलाता था। वो उनको धमकाता था कि जब वो आजाद होगा तो वो उन सबको सूली पर लटका देगा। जब उन लुटेरों ने उससे कहा कि उन्होंने उसकी फिरौती में 20 टैलेंट मांगे हैं, वो उन पर हंसने लगा और कहा कि तुम बेवकूफों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। उसने अपने किडनैपर से कहा कि वो कम से कम 50 टैलेंट की फिरौती मांगे। वो लुटेरे भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला है जो अपनी फिरौती की रकम को खुद बढ़ा रहा है। जूलियस सीजर ने उस वक्त के दौरान जब वो बंधक था कई पोएम्स और स्पीचेस कंपोज की और वो ये पोएम्स और ये स्पीचेस लुटेरों को सुनाता था। अगर वो लुटेरे उसकी रचनाओं से इम्प्रेस नहीं होते थे तो वो उनको अनपढ़ जाहिल कहकर बेइज्जत करता था। वो खुद को उनका कमांडर समझता था और उन पर हुक्म चलाता था और वक्त वक्त पर उनको याद भी दिलाता था कि जब वो आजाद होगा तो वो उन सबको मार डालेगा। हालांकि वो लुटेरे जूलियस सीजर को सीरियसली नहीं लेते थे, उनको ये मजाक लगता था। लेकिन सीजर मजाक नहीं कर रहा था। 38 दिन के बाद जूलियस सीजर की फिरौती दे दी जाती है और वो आजाद हो जाता है। आजाद होकर सीजर सीधे माल्टस शहर पहुंच जाता है और वहां एक समुद्री सेना तैयार करता है और उन लुटेरों की तलाश में मेडिटेरेनियन के उसी आइलैंड पर जहां उसको कैद करके रखा गया था वहां पहुंच जाता है। इत्तेफाकन वो लुटेरे वहीं थे और जूलियस सीजर उनको गिरफ्तार करवाता है और उनको सूली पर लटका देता है। जूलियस सीजर ने 60 BC में रोमन साम्राज्य का एक मशहूर अलायंस तैयार किया। उसे ट्रायम्विरेट कहा जाता है। ट्रायम्विरेट एक पॉलिटिकल अलायंस था। यह अलायंस उस वक्त के रोम के 3 सबसे बड़े ताकतवर लोगों जूलियस सीजर, मार्कस लाइसिनियस क्रेसस और पोम्पाई के बीच का एक समझौता था। इससे जूलियस सीजर और ताकतवर और प्रभावशाली पॉलिटिशियन बन गया।
जूलियस सीजर को इसी अलायंस की वजह से गाल सूबे का सूबेदार बना दिया जाता है। गाल आज का फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड हुआ करता था। गाल के सूबेदार के तौर पर 58 बीसी से 50 बीसी के दौरान जूलियस सीजर ने इस इलाके में कई सैन्य अभियान चलाए, जिनको इतिहास में गैलिक वार के नाम से जाना जाता है, और गाल का पूरा इलाका रोमन रूल के अंडर लाया। जूलियस सीजर ने ब्रिटेन के कुछ इलाकों को भी रोम के लिए जीता। जूलियस सीजर पहला रोमन मिलिट्री जनरल था जिसने ब्रिटेन की जमीन पर कब्जा किया था। इस सफलता से जूलियस सीजर रोम का सबसे पॉपुलर इंसान बन गया। लेकिन रोम में जूलियस सीजर की इन सफलताओं से कई लोग जलने लगे और वो जूलियस सीजर के दुश्मन बन गए। सीजर की बढ़ती हुई ताकत और लोकप्रियता खास तौर पर रोमन सीनेट के लिए खतरा बन गई थी। सीनेट जूलियस सीजर के एम्बिशन से बहुत चिंतित थी। जूलियस सीजर खुद को राजा की तरह पेश करता था और सीनेट चाहती थी कि रोम रिपब्लिक ही रहे, रोम पर किसी राजा या किसी मनार्क की हुकूमत ना आए। सीनेट ने जूलियस सीजर को हुक्म दिया कि वो अपनी सेना को छोड़ के रोम वापस लौट आए, लेकिन जूलियस सीजर ने सीनेट की न सुनते हुए 49 बीसी में अपनी सेना को साथ लेकर रोम पर मार्च किया। उसने फेमस रिवर रूबिकॉन को पार किया और रूबिकॉन को सेना के साथ पार करने का मतलब था रोम पे हमला करना। इसकी वजह से रोम की सेना, जो कि उसके पुराने साथी पोम्पाई की मिलिट्री कमांड में थी, उसने सीजर को रोकने के लिए रोम से मार्च किया और इस तरह से रोम की एक मशहूर सिविल वार की शुरुआत हुई। जूलियस सीजर की सेना इस सिविल वार में पोम्पाई की सेना को हरा देती है और पोम्पाई इजिप्ट भाग जाता है, जहां 48 बीसी में उसको जूलियस सीजर के इशारे पे मरवा दिया जाता है। जूलियस सीजर अब रोम का इकलौता रूलर बचा था और 47 बीसी में वो रोम का तानाशाह बन जाता है। रोम का तानाशाह बनते ही उसको अनलिमिटेड पावर्स मिल जाती है। रोमन रिपब्लिक, खास तौर पे सीनेट की लगभग सारी की सारी शक्तियां उसके पास चली जाती। जूलियस सीजर को डिक्टेटर परपेचुआ का टाइटल मिलता है। जूलियस सीजर ने पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए कई फैसले लिए, जिनमें सबसे मशहूर फैसला था एक नए कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करना। उस कैलेंडर को जूलियस सीजर के नाम पे ही जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। हालांकि जूलियन कैलेंडर को बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर से रिप्लेस किया गया था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में 1500 से भी ज्यादा सालों तक जूलियन कैलेंडर चलता रहा। इन फैसलों के बावजूद अभी भी रोम के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जूलियस सीजर के खिलाफ थे। खास तौर पर सीनेटर्स, जो कि रोमन रिपब्लिक को प्रिजर्व करना चाहते थे, वो जूलियस सीजर की तानाशाही से नाखुश थे। वो रोम की रिपब्लिक के खत्म होने से बहुत गुस्सा थे। 15 मार्च 44 बीसी को सीनेटर्स ने जूलियस सीजर को सम्मानित करने के बहाने से थिएटर पोम्पाई में बुलाया। सीजर की पत्नी कैल्पर्निया सीजर को सीनेटर्स से मिलने के लिए मना करती है। सीजर पत्नी की बात मान जाता है और अपने खास दोस्त मार्क एंटोनी को मीटिंग कैंसिल करने के लिए भेज देता है, लेकिन सीनेटर्स डेसिमस को भेजकर जूलियस सीजर को मना लेते हैं और जूलियस सीजर सीनेटर्स से मिलने के लिए थिएटर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ सीनेटर्स, जिनके लीडर्स मार्कस ब्रूटस और कैशियस थे, उन्होंने अचानक सीजर के ऊपर चाकू और खंजर से हमला कर दिया और सीजर को मार डाला। इस घटना को ऐतिहासिक रूप से आइड्स ऑफ मार्च कहा जाता है। हालांकि सीजर की मौत के बाद रोम में सिविल वार शुरू हो गई। आखिरकार इस सिविल वार में सीजर का गोद लिया हुआ बेटा ऑक्टोवियन सीजर जीत जाता है और 27 बीसी में वो रोम का पहला एम्परर बनता है। वो अपना नाम ऑक्टोवियन सीजर से बदल के अगस्टस रखता है और वो काफी लंबे समय तक रोमन साम्राज्य के ऊपर रूल करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और ऐतिहासिक व्यक्ति की बायोग्राफी के साथ। थैंक यू।